हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल में आप लोगों के लिए क्लास 10 की मैथ के लिए चैनल बनाया है मैंने। इसमें और भी टॉपिक सब्जेक्ट आएंगे, बट अभी शुरुआती में मैथ से शुरुआत कर रहा हूँ। यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कंटेंट यहाँ पे मैं देने का प्रयास करूँगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि क्लास 10 में मैथ में टोटल 14 चैप्टर हैं। 14 पार्ट हैं। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। जब भी हम 10th की मैथ पढ़ते हैं तो 9th की मैथ पढ़े बिना 10th की मैथ हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो 9th में आप लोगों ने मैथ पढ़ा ही है, गणित। और गणित में वास्तविक संख्याएं भी पढ़ी होंगी आपने, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ये सब संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक, ये सब पढ़ रखा है। तो इसी क्रम में जो पाठ 1 है आपका, अध्याय 1, उसका नाम ही है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, इनको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। इमेजिनरी संख्याएं भी होती हैं, तो इमेजिनरी संख्या नहीं हम पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे वास्तविक संख्याओं को पढ़ रहे हैं। इनको हम नंबर लाइन पे एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। ठीक। गणित को लेके कभी आपके मन में भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गणित सब्जेक्ट है, गणित एक तरीके से जीवन है। थोड़ा सा मोटिवेशन आपको बढ़ाएंगे। गणित एक जीवन, अलग अलग हो सकता है कि अध्यापक अलग अलग बातें कहें, लेकिन आप समझिए कि जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जहाँ पे गणित ना हो। हमारी जीवन की रचना, संरचना, जीवन, मृत्यु, सब कुछ गणित से घिरा हुआ है। इसी के आधार पर मैं कह पाता हूँ कि गणित एक जीवन है। तो वास्तविक संख्याओं में शुरू में ही आपके पाठ में दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं डिवीजन, मतलब विभाजन। विभाजन विभाजन एक महत्वपूर्ण क्रिया है। अगर कोई नंबर जो है ए है, और ए को अगर हम बी से विभाजित करें और इसका शेषफल क्या है, आर आए, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी यहाँ रिजल्ट आता है क्रिया में विभाजन के बाद, और ये जो आर आता है, चाहे बी हो या आर हो या यहाँ कुछ सी, इन सब की वैल्यू हमेशा ए से कम होगी, हमेशा ए से कम होगी। ये सारी बातें आप सब जानते ही हैं। और ये जो डिवीजन मेथड है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी हैं, हम लोग डिवीजन करते हैं। तो आपके जो चैप्टर वास्तविक संख्या है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर दिया है वो दिया है एचसीएफ और एलसीएम। मैंने डिवीजन की बात की। डिवीजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डिवीजन से ही, भाग से ही गुणनखंड पता चलता है। जब हम भाग देते हैं हमें क्या पता चल जाता है? गुणनखंड पता चलता है।
जब हम किसी भी नंबर को विभाजित करते हैं तो उससे गुणनखंड पता चलता है। जैसे अगर हमारे पास 8 है, 8 को अगर हम विभाजित किए 2 से, यहाँ पे 4 आया, फिर 2 से विभाजित किए, फिर यहाँ 2 आया, 2 से विभाजित किए, खत्म। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जो किसी भी नंबर को किसी नंबर से विभाजित करते हैं उससे हम क्या पाते हैं? गुणनखंड। तो विभाजन हमें मदद करता है। विभाजन क्या किसमें मदद करता है? गुणनखंड पाने में। किसी भी नंबर का विभाजन हमें उसका गुणनखंड पाने में मदद करता है। और गुणनखंड किसकी मदद से करते हैं? अभाज्य संख्याओं की। गुणनखंड में क्या आता है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल स्वतः या एक से ही विभाजित हो सकती हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो केवल स्वतः या एक से ही विभाजित हैं। ठीक, इतना तो बता ही है आपको। तो अभाज्य संख्याएं कैसी संख्या होती हैं? जो स्वतः से या एक से विभाजित हो। तो अभाज्य संख्याएं हमेशा आपको ध्यान रखनी है। गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं का बहुत ही प्रयोग होता है। इंग्लिश में इनको हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। और एक आप लोगों ने पढ़ा होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? अगर किसी संख्या को हम p/2 के रूप में लिख सकें और q नॉट इक्वल टू 0 हो, इसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा भी है कि √2, √3, √5 एंड सो ऑन पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक, ये तो पिछली क्लास से संबंधित कुछ बातें थी। ठीक, अब हम लोग पहुंचते हैं यहाँ जो आपका पाठ है वास्तविक संख्या पे। तो पाठ जो है गुणनखंड पर ही आधारित है। और गुणनखंड जब भी हम करते हैं तो किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखने को ही हम गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखा जा सके, इसी को हम गुणनखंड कहते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक नंबर ले लेते हैं 7 इंटू 3 इंटू 2। ये नंबर क्या बन जाएगा? 42। 42 का गुणनखंड क्या है? 7 गुणे 3 गुणे 2 से 42 का गुणनखंड है। अच्छा, इनका क्रम हम क्या करते हैं? अवरोही क्रम में रखते हैं। बढ़ते से घटते हुए भी कर सकते हैं या आरोही कर सकते हैं। तो सामान्यतः हम आरोही क्रम में ही लिखते हैं। यहाँ पे हमने जो क्रम लिया है ये अवरोही है, लेकिन जब हम गुणनखंड करेंगे तो आरोही क्रम में ही लिखेंगे। गुणनखंड का प्रयोग हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने में करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन गुणनखंड का भी प्रयोग किया जाता है। अच्छा, कुछ संख्याएं भाज्य संख्याएं भी होती हैं। भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं, तो ये जो 42 आया था ये भाज्य संख्या ही है। भाज्य संख्याएं क्या होंगी? जब हम अभाज्य संख्याओं को एक दूसरे से गुणा करते हैं हमें भाज्य संख्याएं मिलती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? भाज्य संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल।
अभाज्य संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, भाज्य संख्या मिलेगी। इसमें एक बात का और हम ध्यान रखते हैं कि जब हम गुणनफल निकाल रहे हैं, अगर एक ही नंबर कई बार आता है तो उसको हम पावर में लिखते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हमने कुछ अभाज्य संख्याएं ऐसे लिखी हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, हमने ले लिया कोई संख्या है जिसका गुणनफल ये है, तो इसमें हम ध्यान दे सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 2 की घाते 3, क्योंकि 2 क्या है 3 बार आया तो इसको 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार आया 2, तो 3 की पावर 2 इंटू 5। तो जब इसका गुणनखंड कोई भी अगर हम आया ऐसा हमारे पास, जब हम इसको गुणनखंड को लिखेंगे तो हमारा क्रम ऐसा ही रहना चाहिए, तो हम पावर लगा के लिखेंगे। अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, तो ये हो गया 72 इंटू 5, इसकी वैल्यू हो गई 360। तो 360 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 गुणित 5। तो इसका गुणनखंड जो है हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकालते हैं, लेकिन उसको हम रफ कार्य में दिखाएंगे, लिखेंगे यहाँ ऐसे। 360 का गुणनखंड हमें निकालना है, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसमें 362 से डिवाइड हो रहा है, कितना आ गया 180 आ गया, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना आया 90 आ गया, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना आया 45 आ गया, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है, हाँ कितना आया 15 आया, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, कितना आया 5 आया, फिर 5 डिवाइड हो रहा है, हाँ कितना आ गया 1। तो 1 जब तक आ गया तो 1 लास्ट है, 5 में हमने डिवाइड किया, 5 बन गया 5। तो अगर यहाँ पे 1 आ गया, मतलब अब 1 को तो हम नहीं डिवाइड करेंगे, सेम नंबर जब यहाँ आएगा तभी 1 आएगा। तो 1 को हम लोग लिख भी सकते हैं, वैसे 1 तो 1 से सारे नंबरों को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 360 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। तो 1 को आप छोड़ सकते हैं, ठीक। तो 1 को हम छोड़ सकते हैं, क्यों छोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 1 क्या है, ए अभाज्य संख्या नहीं है, और हम हमेशा भाज्य संख्याओं का गुणनखंड किसमें लिखते हैं, अभाज्य संख्याओं के भाग में के रूप में। तो इसलिए इसका जो गुणनखंड होगा 360 का क्या होगा, 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 गुणते 3 गुणते 5, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घाते 3 गुणते 3 की घाते 2 गुणते 5। यहाँ तक को मेरे ख्याल से आप सबको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, अब गुणनखंड का प्रयोग करके हमें क्या प्राप्त करना है, एचसीएफ। एचसीएफ एलसीएफ ये सब निकालना है। सबसे पहले आपके पुस्तक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है, इसमें कहा गया है क्योंकि 4 की पावर n, आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा ना कि कौन सी संख्या के अंदर अंत में क्या आएगा, किस संख्या में क्या आएगा। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्याओं
ये है 4 की पावर n। इसमें पूछ रहा है कि क्या n का कोई ऐसा मान है, n के किस मान के लिए 4 की पावर n के अंतिम स्थान पर 0 आएगा। 4 की पावर n के किस मान के लिए संख्या जो आए उसके अंतिम स्थान पर 0 आए। जैसे 4 के पावर n है, तो अगर हमने n इक्वल टू 1 ले लिया तो 4 की पावर n क्या हो गया, 4 हो गया। अगर हमने n इक्वल टू 2 ले लिया तो 4 की पावर n क्या हो गया, 16 हो गया। इस तरीके से तो पूछ रहा है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो 4 है, अगर इसको हम अभाज्य संख्याओं की रूप में लिखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुण से 2 की घात n। तो हमें देख पा रहे हैं, या 2 की घात 2n, 2 की घात 2n। तो यहाँ पे इसके गुणनफल में कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा है, और जब तक 5 या 5 नहीं आएगा तब तक इस संख्या में n की कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी जिसमें यहाँ पे अंत में 0 आए। तो 0 के लिए क्या चाहिए, 0 कब आता है, जब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आता है 10। तो इकाई के अंत में क्या आता है, तब 0 आता है। तो 0 आने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, एक 5 का गुणनखंड इसके साथ होना चाहिए। इससे प्रूव होता है कि 4 टू पावर n, n की किसी वैल्यू के लिए इकाई के स्थान पे 0 नहीं देगा। ठीक, ऐसे ही एक और सवाल दिया हुआ है, उसमें पूछा गया है SPF और LCF। ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, इसको अगर हम हिंदी में कहें, इसके लिए एक परिभाषा है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की छोटी घात का गुणनफल। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ मतलब जो कि दोनों ही भाज्य संख्याओं के में कॉमन गुणनखंड, तो उसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ, जो दोनों में कॉमन है। इसी तरीके से अगर हम LCM को परिभाषित करें, इसको हम लिख सकते हैं, दो संख्याओं का ही कम से कम हम लोग निकालते हैं, संख्याओं में संबंध संबद्ध प्रत्येक अभाज्य
गुणनखंड की बड़ी घात का गुणनफल। ये परिभाषा आप सभी को याद होनी चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ की क्या परिभाषा दी गई। इसमें छोटी घात कहा गया है और इसमें बड़ी घात कहा गया है। ठीक, ऐसे अगर हम समझें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है। अगर दो नंबर हैं ए और बी, तो अगर हम एचसीएफ ए और बी का निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम ए और बी के साथ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ए कॉमा बी, तो हमेशा बराबर होता है उन संख्याओं के गुणनफल के। बात हमेशा आप याद रखें, बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका यूज कई जगहों पे किया जाता है। तो किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 6, दूसरी संख्या ले लेते हैं 20। इसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएफ दोनों निकालेंगे। पहले हम 6 का गुणनखंड करते हैं। 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणित 3। इसी प्रकार अगर हम 20 का गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4 पंचे 20। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणित 5। अब हम अगर एचसीएफ निकालें तो हमने क्या कहा? जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटी घात हो। तो अगर हम 6 का गुणनखंड देखें तो 6 में 2 गुणित 3 है, जबकि 20 में 2 की घातें 2 गुणित 5 है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है, इसमें 5 नहीं है। तो 3 और 5 आपस में इसमें क्या है? कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ क्या है? 2। उभयनिष्ठ क्या है? 2। और 2 कितनी पावर? 2 की पावर 1। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। 2 की पावर 1 लिखें तो 2 के ही बराबर होगा। अगर हम यही बात कर रहे हैं एलसीएम, एलसीएम क्या करेंगे? सबको ले आएंगे। 2 भी ले आए, 3 भी ले आए और 5 भी ले आए। जितने भी गुणनखंड हैं हम सब ले आएंगे और उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी उसका प्रयोग करेंगे। जिसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की घात 2 की घात 3 की घात 1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? तो क्या मिलेगा? ये हो गया 4 3 12, क्या आ गया 16। एलसीएम क्या मिल गया? 16। इसका एलसीएम और एचसीएफ मिल गया। अब इसको हम प्रूव कर दें कि इन दोनों का गुणनफल जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एलसीएम 2 कामा 20 कामा 6 इंटू एचसीएफ 20 कामा 6 इक्वल टू क्या होगा? 20 इंटू 6। तो एलसीएम 20 आया, एचसीएफ 2 आया और बराबर सॉरी कुछ गड़बड़ी है। एचसीएफ कितना आया था हमारे पास? 20।
यहाँ पे कोई त्रुटि हुई है, पुनरावलोकन करते हैं। हाँ सही तो है, मैंने लिखा गलत है ना, यहाँ पे वैल्यू सही आ रही है। कैल्शियम कितना है 60, HCF कितना है 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या आएगा 120, यहाँ भी कितना आएगा 120, जो कि दोनों आपस में बराबर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। एक संख्या लेते हैं 94, दूसरी संख्या लेते हैं 404। अब इसका गुणनखंड तो हम अब ऐसे तो आसानी से नहीं कर सकते हैं, तो भाज्य विधि से जो डिवीजन मेथड है उससे निकालते हैं। तो 94 का गुणनखंड अगर हम निकालें 2 चौक 8, इससे 14। अब ये तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से क्या कट सकता है, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, किससे कट सकता है, नहीं कट रहा है, तो 45 डिवीजन नहीं है। तो सवाल में पूछा क्या गया है, बहुत अच्छी बात है, पहले सवाल को थोड़ा सा देख लें। एलसीएम ज्ञात करना है इसका। इसका लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम HCF फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्या है 96, संख्या उदाहरण यहाँ पे है 96 है। सही, तो 96 का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या मिलेगा 48, 24, 12, 6, 3। तो ऐसे जो लास्ट में आ गया, अगर वो एक अभाज्य संख्या है तो उसका गुणनफल में हम लोग लिख देंगे। तो 96 के बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, ये क्या हो गया 2 की घात 5 गुणते 3। इसी प्रकार से अगर हम 404 का गुणनफल प्राप्त करें तो 2 से 202, फिर 2 से 101, इसके आगे फिर गुणनखंड इसका नहीं आएगा। तो 4 से 4 का गुणनखंड क्या होगा
2 गुणित 2 101, तो 2 की घात 2 होते 101। अब अगर इसका हम HCF निकालें तो HCF परिभाषा क्या कह रही है? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की छोटी घात का गुणनफल। तो इसमें सबसे छोटी घात में 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 100 है। इसमें सबसे छोटा कॉमन फैक्टर क्या है? 2, और इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह सकते हैं 2, और इसकी घात, सबसे छोटी घात कितनी है? 2, यहाँ घात 5, यहाँ की 2, तो एचसीएफ कितना हो गया? 2 की पावर 2, सबसे छोटी घात। तो कितना हो गया एचसीएफ? 4। अब एलसीएम निकालने के एक तो तरीका है सबको मल्टीप्लाई करके, और दूसरा हम जानते हैं, तो फार्मूला हम लोगों ने यूज किया है। फार्मूला क्या जानते हैं? एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इंटू एलसीएम ऑफ 96 इंटू 4, ये हमेशा किसके बराबर होगा? 96 इंटू 404। एचसीएफ हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, इसकी मदद से हम एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम ऑफ 96 कामा 404 इक्वल टू 96 इंटू 404 अपॉन एचसीएफ 96 कामा 404। एचसीएफ क्या कैलकुलेट करके आया था? 4 आया था। तो क्या हो गया? 96 इंटू 404 अपॉन 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया? 96 इंटू 101। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 9696। ये हो गया एलसीएम 96 कामा 404। तो आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा कि भाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं की मदद से जो गुणनखंड करते हैं और फिर उनसे हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। धन्यवाद आप सबका।